टू अन अकेडमी। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की कक्षा में। सो फटाफट से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाओ सारे के सारे प्यारे प्यारे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। जल्दी आ जाइए बेटा फटाफट से, फिर हम अपनी कक्षा को शुरू करेंगे। मैं एकदम बढ़िया सर। अब यही बुक बोले थे क्या? यस, अमेज़न से लोगे तो ये बहुत महंगी किताब नहीं है, ये सस्ती सी कलर है, सस्ती सी किताब है। 100-150 रुपए की, आई थिंक 149 के आसपास की है, लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, लर्निंग बहुत है। ये आप लोगों के इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं ना, जो इंटरपर्सनल स्किल्स समझते हो ना, कि लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों के साथ डिस्कशन कैसे करनी है, लोगों के साथ बॉन्डिंग कैसे क्रिएट करनी है, ये सब चीज़ों में आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी एक ले लो बेटा, 1 महीने में एक बुक भी पढ़ लोगे ना, बहुत है। छोटी सी किताब है, बहुत सारी किताबों का मतलब नहीं है। हर किताब में से मेरी खुद की हैबिट है, इवन के मैं भी इंस्टाग्राम पे रील शुरू करने वाला हूँ, जिसमें हर जो भी किताब पढ़ूंगा उसमें से एक बेस्ट लेसन शेयर किया करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली 15 से शुरू करूँगा कि जो भी मैं बुक पढ़ता हूँ या उसकी समरी सुनता हूँ, उसमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो, समझ रहे हो ना, 100 पेजेस पढ़ के 200 पेजेस पढ़ के सिर्फ पढ़ लिया तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें से हम क्या सीख सकते हैं और उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, मोटिवेशन। मोटी मोटी मोटिवेशन। मोटी का वेट बढ़ गया, इस वजह से वो मोटिवेट हो गई है। मैंने एक बार क्लास में जोक सुना दिया, एक लड़की ऑफेंड हो गई। यूट्यूब की क्लास, आपने मुझे मोटी क्यों बोला? मैंने कहा तेरी फोटो आ रही है बहन, वीडियो कॉल करके पढ़ा रहा हूँ क्या? कुछ लोग अपने पे ले लेते हैं हर चीज को यार, जोक भी नहीं सुना सकते। अब ये जोक लड़की पे ही अप्लाई होगा, क्योंकि मोटी तो लड़की को ही बोलेंगे। अगर ये मोटा वेट होता फिर तो मैं लड़कों पे भी अप्लाई करता, लेकिन ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। मोटा वेट तो है ही नहीं है, मोटी वेट है, तो मोटी तो लड़की के लिए यूज किया जाएगा। अब लड़के के लिए मोटी मैं बोलूं वो लड़का बहुत मोटी है, कोई सेंस बनती है ना? फर्क है ना। जैसे किसी ने पूछा कि डेडिकेटेड का ऑपोजिट क्या होता है, क्या होता है? बोलते ये बंदा बड़ा डेडिकेटेड है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लेजी। डेडिकेटेड का ऑपोजिट लेजी हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टेड। डेडिकेटेड का ऑपोजिट हो जाएगा मम्मी केटेड। इस लॉजिक से निकिता यूनिट वाइज लगा लो, पहले यूनिट वाइज लगा लो, उसके बाद फिर जब आपकी यूनिट्स काफ़ी सारी कवर हो जाएंगी तब आप उसको पूरे का पूरा पेपर भी लगा सकते। मजाक कर रहा हूँ। अभी ये डिक्शनरी में वर्ड मत ढूंढने लग जाना कि डेडिकेटेड क्या होता है। मैं मम्मी केटेड है, नहीं मिलेगा। नॉर्मली कई बार वर्ड यूज करते हैं ना, ही ड्राइव सो फास्टली। अब पता फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, देयर इज नो वर्ड इन इंग्लिश दैट इज फास्टली। हम लोगों ने बना रखा है, स्लोली है लेकिन फास्टली कोई वर्ड ही नहीं।
ओके, सो मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है। ये एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है मोवेयर। इसका मीनिंग क्या है? मोवेयर। मोवेयर का मतलब होता है टू मूव, टू ड्राइव और ड्राइव फॉर। मतलब ये आप लोगों की एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिसमें आप अपने आप को ड्राइव करते हो किसी पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हो, आप काम करते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So it is the process which is used to inspire, increase stamina and work stability by mentality satisfaction among the employees to their work and job in the organization। लेकिन इसकी जो सबसे खराब चीज़ है वो ये है कि ये जितना जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। ठीक है, मोटिवेशन की दिक्कत ये है कि ये रहता नहीं है। जब हमें बाहर से मोटिवेशन ढूंढने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर हम बिना मोटिवेशन के पढ़ ही नहीं पाते। तो अगर आपको भी लगता है कि आप बाहर की चीज़ों से मोटिवेट होते हो तो इस चीज़ को चेंज करो, अंदर से मोटिवेशन ढूंढिए। क्योंकि जो इंटरनल मोटिवेशन है, जिसको आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हो, वो लंबे समय तक आपका साथ देगा और वही आपको आपके लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में सहायता करेगा। तो मोटिवेशन है वो मॉनिटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं, छोटे बच्चों को बोल देते हैं ना कि अगर तूने होमवर्क कर लिया तो कुछ तेरे को ना मैं एक आइसक्रीम खिलाऊंगा, बोलते हैं। वो आइसक्रीम क्या है? मोटिवेशन ही तो है। बच्चा उस आइसक्रीम के लिए क्या करता है? पढ़ाई करता है। फिर उसको उस एग्जाम से या उस सब्जेक्ट से या उसके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता। उसको फिर इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसको इस चीज़ से मतलब होता है कि ये जो है, ये सब्जेक्ट का काम करने पे मेरे को क्या मिलेगी? मेरे को आइसक्रीम मिलेगी। दैट इज द ओनली थिंग जिसके बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशंस को देखते हो तो कुछ लोगों ने डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन सिर्फ अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझने के लिए होती है। हम मोटिवेशन की या किसी भी सब्जेक्ट की मैं 3-4 डेफिनेशन बीच में क्यों ऐड करता हूँ, वो इस वजह से ऐड करता हूँ ताकि आपको ये एस्पेक्ट समझ आ जाए कि मोटिवेशन जो कंसेप्ट है उसको अलग अलग लोगों ने अपने अपने व्यू पॉइंट से कैसे बताया है। जैसे मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज अ विलिंगनेस टू एक्सपैंड एनर्जी टू अचीव गोल और रिकॉर्ड। लेकिन ये होता है जब वो चीज़ अचीव हो जाती है उसके बाद मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। ये भी तो होता है। अगर आप उस काम को कर लेते हो तो फिर उस काम के बाद तो वो मोटिवेशन क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। फिर तो उस मोटिवेशन का कोई सेंस ही नहीं रह जाता, क्योंकि वो मोटिवेशन क्या थी? वो उस काम के लिए थी और वो काम हो गया है तो बस मोटिवेशन भी गई। Then motivation is a complex force starting and keeping a person at work in the organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को धक्का मारते रहते हैं ताकि वो काम करते रहें। और मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग, किसी को क्या करना? स्टिमुलेट करना, किसी को फोर्स करना। गेट अ डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन टू पुश द राइट बटन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब एक बंदे का वो वाला स्विच दबाना जिससे कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। क्या हो जाएगा? उस बंदे का वो वाला स्विच दबा देना जिससे आपको उसके जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो क्या हो जाएंगे? अचीव हो जाएंगे। यू विल अचीव, वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर वही है कि मोटिवेशन एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है जिसका कनेक्शन किसके साथ होता है? सेटिस्फैक्शन। और ये साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। ठीक है, आप माइंड से मोटिवेटेड फील करते हो और आप हाई इंटेंसिटी होती है तो आपका मोटिवेशन लेवल भी क्या होता है? हाई होता है। लेकिन इंटेंसिटी कम होती है तो मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाता है। और इसके अंदर ये है कि जो मोटिवेशन है ना वो टोटलिटी में होता है, पार्ट्स में नहीं होता। या तो आप मोटिवेटेड होंगे या नहीं। ऐसा तो नहीं बोल सकते सर कमर से ऊपर तक मोटिवेटेड हूँ लेकिन कमर से नीचे मोटिवेटेड नहीं। कमर से ऊपर तक तो मोटिवेटेड हूँ, इधर से पेट से ऊपर तक तो सर फुल मोटिवेटेड हूँ, लेकिन टांगे काम नहीं कर रही सर। ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर मोटिवेटेड होंगे तो पूरे का पूरा ही मोटिवेटेड होंगे ना। क्या होंगे? पूरे के पूरे मोटिवेटेड होंगे। इस वजह से जो मोटिवेशन है इसका कंसेप्ट भी ये है कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। और इसके अंदर आप इस चीज़ पे फोकस करते हो कि आपको जो भी चीज़ मिल रही है वो कंप्लीट मिल रही है। क्या मिल रही है? वो चीज़ आप लोगों को कंप्लीट मिल रही है। किसी को इस बात में दिक्कत? विशाल, तो ये तुम अपने सब्जेक्ट्स की कमांड पे देखो, तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा अच्छे से आते हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। देखो जैसे इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का मतलब होता है जितने जोर से आप किसी काम को करते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि वो तो एम होती है, किसी मॉल में जाते हो तो वो हथौड़ा मारते हैं, देखा होगा आपने। फिर वो ऐसे एकदम से आई जाता है आप 700 नंबर 800 नंबर आपने, वो इंटेंसिटी होती है कि आप कितना हार्ड कुछ ट्राई करते हो। दैट इज इंटेंसिटी। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब है कि आपको पता है कि आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, कोटेशन तो पता नहीं किसकी है लेकिन कोटेशन ये है कि डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। कि जो डायरेक्शन है वो स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी स्पीड जितनी मर्जी हो, अगर आप गलत दिशा में भाग रहे हो तो फिर उससे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। स्पीड जितनी मर्जी हो आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और परसिस्टेंट का मतलब होता है, परसिस्टेंस का मतलब होता है बेटा कि कितने लंबे समय तक आप ट्राई कर पाओ, कितने लंबे समय तक आप ट्राई करो, कितने लंबे समय तक आप क्या करते हो, इसको करते हो।
कितने लंबे समय तक आप उस काम को कर पाते हैं। जैसे आपकी यूजीसी नेट है, कितनी देर तक आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो क्या करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। इस पे भी एग्जांपल है उसकी, पेशेंस समझ सकते हो, परसिस्टेंस का मतलब कितनी देर आप लगातार दिमाग में ये रखें कि मेरे को करना है करना है करना है करते रहते हो। अब उसैन बोल्ट को सब लोग जानते होंगे, वो अपनी जिंदगी में 2 मिनट के लिए दौड़ा है, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए दौड़ा है, लेकिन वो 2 से 3 मिनट दौड़ने के लिए उसने कितने 12, 14, 16 साल मेहनत की है। तो वो उसकी कोटेशन है कि मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इतने साल मेहनत की है। लोग 3 महीने जिम जाते हैं और बोलते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं आता और जिम छोड़ देते हैं। हमें ऐसे होता है, हम ओवर द नाइट सक्सेस चाहते हैं, ओवर द नाइट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा कंसिस्टेंसी से मिलते हैं, रिजल्ट हमेशा कंसिस्टेंसी से मिलते हैं। अब मोटिवेटर और मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग तो एक प्रोसेस हो गया। मोटिवेटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ मोटिवेशन होते हैं जिससे आप दूसरों के बिहेवियर को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो मोटिवेटर का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो आपको मोटिवेट करती है। जैसे मैंने बता दिया कि आपको बोल दिया कि अगर आपने ये काम निपटा दिया तो आपको बोनस मिलेगा, तो बोनस क्या हो गया, आपका मोटिवेटर हो गया। और आपको बोनस दिखा के आपसे काम करवाना और आपको ये बताना कि आपको बोनस मिलेगा तो काम करो, ये करो, वो क्या है, मोटिवेटिंग। तो मोटिवेटिंग क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है। मोटिवेटिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है। और मोटिवेटर क्या है, ये कोई वो एलिमेंट है जिस एलिमेंट को ध्यान में रखे, वो एक फैक्टर है जिसको ध्यान में रख के आप क्या करते हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, राइट। तो ये सिंपल टर्म। अब मोटिवेशन और मोरल में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझो। जब हम मोरल की बात करते हैं तो हम एक बंदे, ये सिर्फ स्पेसिफिकली हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जो मोरल होता है ना वो ज्यादातर एक ग्रुप कंसेप्ट होता है। अब ग्रुप की बात करते हैं, बोलते हैं ग्रुप का जो मोरल है वो डाउन है, बोलते हैं ना ये मोरल डाउन हो गया। नॉर्मली टीम के केसेस में होता है, जैसे टीम का कोई एक अच्छा प्लेयर गेम में वो हो जाता है, आउट हो जाता है ना एंड मोमेंट पे आके, तो पूरी टीम का मोरल डाउन हो जाता है। तो इस वजह से जो मोरल है ये वो कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस है जो एक ग्रुप का एक पर्टिकुलर पीरियड पे होता है, मतलब आप किस स्टेट में हो वो आपका मोरल है। और मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो आपको कोई काम करने में हेल्प करती है। तो ये ज्यादा साइकोलॉजिकल है और ये सोशल। मोरल है वो सोसाइटी के साथ और इमोशंस के साथ ज्यादा रिलेटेड है, लेकिन मोटिवेशन साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड है। तो इंडिविजुअल है, इट सप्लीमेंट मोरल, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोटिव। तो आपका मोरल जितना हाई होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी मोटिवेशन है वो काम करेगी। तो मोटिवेशन प्राइमरी और ये सेकेंडरी कंसर्न है। इसमें आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि जो मोरल है वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से और इमोशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, लेकिन जो मोटिवेशन है वो आपकी इनर डिजायर है किसी चीज को अचीव करने के लिए, जो आपके अंदर साइकोलॉजिकल जो ड्राइव चल रही है, ये उसके बारे में बात करते हैं। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड मोरल। अब ये पेपर में कई बार पूछा गया है, ये जो प्रोसेस है ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन, सॉरी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। हम मोटिवेशन के प्रोसेस को किस तरीके से फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपकी कोई नीड होती है जो अनसेटिस्फाइड होती है। क्या होती है, एक नीड होती है जो अनसेटिस्फाइड होती है। सब समझ रहे हो ना, आपकी कोई नीड है जो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपको क्या करेगी, वो आपको एक टेंशन में डाल देगी। उस टेंशन से फिर आप क्या करोगे, आपके अंदर एक ड्राइव होगी कि नहीं नहीं मेरे को ये काम करना है। फिर उस ड्राइव को फुलफिल करने के लिए आप अपना बिहेवियर ढूंढोगे। क्या करोगे, आप बिहेवियर ढूंढोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अनसेटिस्फाइड नीड है कि आप फिट होना चाहते हो, आप फिट होना चाहते हो, लेकिन आपका पेट आपसे आगे निकल चुका है, आप पीछे रह गए। किसी कमरे में जाते हो तो आपका पेट पहले चला जाता है, आप पीछे पीछे आ रहे होते हो, तो वो एक अनसेटिस्फाइड नीड है क्योंकि आप फिट होना चाहते हो। तो अपनी शक्ल शीशे में देख के आपको टेंशन हो रही है ना, टेंशन हो रही है। तो टेंशन से आप ये ड्राइव करोगे कि यार मेरे को कुछ करना है, क्या करना है, उसके लिए फिर आप बिहेवियर सर्च करते हो। मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझे डाइट करनी है, कुछ भी, तो वो आप अपना सर्च बिहेवियर, फिर उस बिहेवियर में से जो आपको बेस्ट लगे, आपको यार मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, मैं हर रोज आधा घंटा 30 मिनट के लिए सैर कर दिया करूँगा, हर रोज 30 मिनट के लिए क्या करूँगा, सैर कर दिया करूँगा। तो फिर उससे आप सैर करने लगे, फिर धीरे 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 आप फिट होने लगे। ड्राइव मतलब जो चीज़ आपको धक्का देती है उस प्रति आकर्षित करे। ड्राइव समझ रहे हो, जैसे ड्राइवर होता है गाड़ी को चलाता है, तो एक पुश देने वाला एलिमेंट होता है फैक्टर। सेटिस्फाइड है, फिर उसके बाद आपका जो टेंशन हो जाती है रिड्यूस हो जाती है। ओके ना, देखते हो लोग बहुत मोटे मोटे होते हैं, लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो बनाते हैं मेहनत करके। पेट बड़ा जितनी आसानी से हो जाता है, छोटा उतनी ही मुश्किल से होता है, और ये सच्चाई है। क्योंकि जब हम मोटे हो रहे होते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता, बैठे रहते हैं सारा दिन जानवरों की तरह, हमें पता ही नहीं चलता कब थोड़ा 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 करके काफी सारा बाहर आ जाता है। और फिर जब अंदर करना होता है फिर हम उसको देखते रहते हैं कि कैसे करें, फिर हम उस पर ध्यान देते हैं। समझ रहे ना, जब हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं तभी हमारा फोकस उस चीज पे होता है ना, जब हम ध्यान ही नहीं देते तो क्या ही पता चलता है। अब मोटिवेशन की नीड क्या है, सबसे पहले तो प्रोडक्टिव यूजेज ऑफ ह्यूमन सोर्सेज। अगर फर्म में लोग मोटिवेटेड होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो ह्यूमन सोर्सेज है उनके अंदर जो स्किल था उनको अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। लो एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, मतलब लोग हैं वो अगर डेडिकेटेड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे तो वो काम से छुट्टी नहीं मारेंगे, ठीक है, दे विल वर्क, वो क्या करेंगे और मेहनत से काम करेंगे। और गुड कॉर्पोरेट इमेज, सारे लोग मिलकर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं तो कंपनी की जो इमेज है वो भी अच्छी बन जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप, दूसरों के साथ रिलेशनशिप है वो अच्छे हो जाएंगे।
दूसरा अचीवमेंट ऑफ गोल्स हो जाएंगे और इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मोटिवेशन का कनेक्शन किसके साथ है? जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ है। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? टेंशन फ्री होकर मोटिवेटेड हो, आप काम कर रहे हो कि चाहिए काम मेरे को करना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा, मैं निकालूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, है ना? तो ये क्या कर रहे हो आप? इन इन चीजों पे फोकस कर रहे हो। क्या? इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट में कुछ नहीं है, प्रोडक्टिव यूज ऑफ, मतलब अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप ज्यादा काम करोगे ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग मोटिवेटेड है तो उनसे ज्यादा काम लिया जा सकता है, और वहीं पर अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो लोग ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है तो उनसे उतना काम नहीं लिया जा सकता जितना मोटिवेशन से लिया जाता है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। देखो, मोटिवेशन एक बहुत ही फैसिनेटिंग है लेकिन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। मोटिवेटेड नहीं है तो उनसे उतना काम नहीं लिया जा सकता जितना मोटिवेशन से लिया जाता है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। देखो, मोटिवेशन एक बहुत ही फैसिनेटिंग है लेकिन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। हमें दिखने में लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन किसी को मोटिवेट करना भाई बहुत डिफिकल्ट टास्क है, समझ लो। मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग जो क्लास होती है ना वो वही होती है जिस दिन आप एकदम से मरे पड़े हुए होते हो, आपकी जान खत्म हो रखी होती है, जिस दिन मेरे को आपको आके धक्का मारना पड़ता है। दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग क्लास, और सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है उस क्लास में। आप कभी देखना नॉर्मल क्लास और उस क्लास को कंपेयर करके देखना कहाँ पर ज्यादा एनर्जी होती है, कहाँ पर मैं ज्यादा फ्लो में बोलता हूँ, कहाँ पर मैं हाई टोन पे बोलता हूँ, है ना? तो वो चीज़ 15 अगस्त को लेंगे इसका, 2-4 दिन रुक जाओ। 15 अगस्त को भारत की आज़ादी के दिन आपके दुख दर्द सबको आज़ाद कर देंगे। तो दिखने में ये आसान लगता है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है कि आप इसको कैसे करते हो। हिंदी में नोट्स कोर्स की अपडेट्स में मिलेंगे, कोर्स को ओपन करोगे तो अपडेट्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे मिलेंगे। अगर नहीं पता चल रहा तो आप प्रोफाइल में जाके फाउंडेशन कोर्स को चेक करो। मोटिवेशन है वो गोल ओरिएंटेड है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसमें आप अपने गोल की तरफ देख रहे हो। दूसरा, मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार खत्म हो गया उसके बाद मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कॉन्टिन्यूसली आप क्या करते हो उसमें लगे रहते हो। देन आता है मोटिवेशन मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। कई बार हम किसी को पॉजिटिवली मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी किसी को हम नेगेटिवली मोटिवेट करते हैं, होता है ना? किसी को धक्का भी मारना पड़ता है अच्छे से, किसी को धक्का मारना पड़ता है बुरे तरीके से। मॉनेटरी भी हो सकती है, पैसे की बात हो सकती है, और जो हमारा बिना पैसे की भी हो सकती है, ठीक है? साइकोलॉजिकल भी हो सकता है ना? साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है जो आकर्षित करता है, समझ रहे हो? कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है जो एक आकर्षित करता है, लुभावना, हिंदी में बोल सकते हैं लुभावना, जो चीज आपको लुभा रही है, ऐसा करना, अट्रैक्ट करें। मोटिवेशन इज टोटलिटी नॉट इन पीस में। नेगेटिव मोटिवेशन देखो वही होता है ना, जैसे हम कई बार क्लास में देखो हम मोस्टली, जैसे मेरे खुद पे भी पॉजिटिव मोटिवेशन का बहुत ज्यादा काम नहीं करता था। अगर आपने मेरी CTWT वाली इंटरव्यू देखी है तो मैं स्पीकिंग लाइन में या UGC नेट में आई इस वजह से था कि हमारी क्लास की जो टॉपर थी उसने मेरे को टॉन्ट मारा था। सिंपल सी बात है, जब आपको कोई बात दिल पे लगती है ना वो नेगेटिव मोटिवेशन ही होती है, समझ लो? वो नेगेटिव मोटिवेशन ही होती है जब कोई बात आपकी ईगो पे आ जाती है, आपके दिल पे आ जाती है, जब आप बोलते हो ना मैं करके दिखाऊंगा, अब तो करके दिखाऊंगा, जब आप अपने आप को चैलेंज कर देते हो, जब आपको कोई टॉन्ट मार देता है, होता है? जब आप जॉब नहीं कर रहे होते हो, आप घर पे मेहनत कर रहे होते हो, तो बहुत सारे लोगों की बातें चलती रहती है, तो इस वजह से वो नेगेटिव मोटिवेशन का काम करती है। वो किसका काम करती है? वो नेगेटिव मोटिवेशन का काम करती है। क्या आता है? साइकोलॉजिकल है, और ये आपकी एबिलिटीज को परफॉर्मेंस में क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। अब इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की? देखो इसमें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी, हर चीज क्या होगी? बढ़ेगी, हर चीज में आप अच्छा ही करोगे। मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप मोटिवेटेड हो तो आपका काम भी बढ़िया होगा, आप खुश भी रहोगे, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, ग्रुप रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, आप अपने गोल्स को भी अचीव कर रहे होंगे, आप जॉब सेटिस्फाइड, तो ये सारी चीजें हैं वो आप लोगों के ऑलरेडी मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ। अब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन देखो, कुछ एक्सटेंसिव मोटिवेशन होती है और कुछ इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। अब जो चीजें पैसे के साथ जोड़ दी जाती है वो आपकी नॉर्मली एक्सटेंसिव मोटिवेशन होती है। बाहर से जो आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है, कोई आपको बोलता है तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, मतलब जब तुम्हें बाहर से धक्का मारा जाता है किसी काम को करवाने के लिए, जब आपको बाहर से धक्का दिया जाता है क्या करने के लिए? कुछ काम करवाने के लिए, तो आप उसको क्या बोल देते हो? दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सटेंसिव मोटिवेशन। बाहर से जब आपको धक्का दिया जाता है कोई काम करने के लिए तो उसको क्या दिया जाता है? एक्सटेंसिव मोटिवेशन। लेकिन जब आपके अंदर से आवाज आती है, आंतरिक आवाज आती है, तब आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये करना। एक तो ऐसा होता है कि मैं आपको बोलूँ हर रोज आके कि बेटा करो 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 करो, जीआरएफ करो, तो ये हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन। और इंटरनल है, मैं आपको बोलूँ या ना बोलूँ, आप खुद से ही क्या कर रहे हो? आपके अंदर से आवाज आ रही है, आपकी इंटरनल डिजायर है या ड्राइव है जो आपको हमेशा क्या करती है कि हाँ मेरे को जीआरएफ करना ही करना, मेरे को जीआरएफ करना ही करना। अब इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव मोटिवेशन में क्या होता है?
इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो आपके अंदर से आता है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जो बाहर से आता है। दैट मीन्स जो एक्सट्रिंसिक है वो तो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है ना, बाहर से आपको कोई बोलेगा कि ये ऐसा है तो आप रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो, आउटकम पे फोकस कर रहे हो। लेकिन इंट्रिंसिक है वो आपको एक्शन लेने के लिए, आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है, वो रिजल्ट के बारे में बात नहीं करता। वो आपको किसके लिए प्रेरित करता है, वो आपको एक्शन लेने के लिए, वो आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो साइकोलॉजिकल, मतलब आपके दिमाग में जो सेटिस्फेक्शन उसके लिए काम करता है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक होता है ना उसमें हम अपनी जरूरतों को ही ज्यादा फोकस करते हैं, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पर नहीं जाना चाहते। लोकस ऑफ कंट्रोल, अब लोकस ऑफ कंट्रोल हम कई बार पढ़ते हैं, पेपर 1 और 2 दोनों में पढ़ते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल? लोकस ऑफ कंट्रोल होता है कि जो आपकी जिंदगी चल रही है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है। आप लोगों की बातों में आ रहे हो तो आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो एक्सटर्नल है, क्योंकि बाहर के लोग आपको कैसे भी धक्के मारे। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रहे हो, आपको बाहर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे, भाड़ में जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो इंट्रिंसिक में आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, लेकिन एक्सटर्नल है आपका किसमें, एक्सट्रिंसिक में। और हमारी पर्सनल लाइफ में भी यही होना चाहिए। कोई क्या बोल रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई क्या बोल रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्पेसिफिकली जब आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, जब आपको कोई नेगेटिव बोलता है तो आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एम है आप अपने आप की ग्रोथ पे फोकस करते हो और यहाँ पर आप रिवॉर्ड को अचीव करने की कोशिश करते हो। कंसर्न विद हाउ द एक्टिविटी अलाइंड विद पर्सनल वैल्यू, मेरी वैल्यूज के साथ कैसे मैच, और यहाँ पर बंदे की प्रेजेंट कंडीशंस के साथ कैसे मैच। इंजॉइंग वर्किंग द टास्क, आप काम को एंजॉय करते हो जब आप अंदर से मोटिवेट होते हो। यहाँ पर आप काम को एंजॉय नहीं करते, आप उस काम के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड को एंजॉय करते हो। वो काम जैसे मर्जी धक्के मार के करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका फोकस तो आइसक्रीम पे, आपका होमवर्क अच्छे से हो या ना हो। अरे लोकस मतलब सेंट्रल पॉइंट, वो देखा आपने एक पेंडुलम होता है, जब जैसे पेंडुलम होता है तो उसी को लोकस बोल देते हैं कि वो कहाँ पे है, वो वहाँ कहाँ पर आपको पकड़ा हुआ है। ड्रिवन बाय आपकी अपनी जरूरतें, अपनी डिजायर होती है, और यहाँ पर बाहर की दुनिया से आपको मोटिवेट किया जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द बेस्ट, ये बेस्ट है, और ये एक्सटेंसिव है, ये उतनी अच्छी नहीं है। इसके लिए आपको बार बार बाहर से ही क्या करना पड़ता है, मोटिवेट किया जाता है, ग्रूम करना बेटा, अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करना। जैसे देखो 4 तरीके की मोटिवेशन होगी, एक साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरी साइड पे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक है। नॉर्मली आप लोग समझ सकते हो, पॉजिटिव का मतलब है जब आपको आपके गोल के प्रति पॉजिटिव बातें बोली जाती है कि तू कर सकता है, यस यू कैन डू, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और नेगेटिव होता है जहां पर देखो अब पहले स्टेप हो गया था, जैसे देखो इंटरनल भी है और इंट्रिंसिक भी है। तो आप अपने आप को पॉजिटिव बोल रहे हो कि मुझे आई रियली वांट टू राइट दिस रिपोर्ट, कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। और वहीं पर नेगेटिव और एक्सटर्नल है, तो आपको बाहर से कोई बोले कि ये काम करो, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। बाहर से बोला जा रहा है करो, और नेगेटिव बोला जा रहा है कि निकाल दिया जाएगा। और इंट्रिंसिक और नेगेटिव का मतलब क्या है, आई रियली डोंट वांट टू राइट दिस रिपोर्ट, अंदर से आवाज आ रही है तो इंटरनल है, लेकिन नेगेटिव है तो क्या आप वो काम करना नहीं चाहते। और बाहर से आपको कोई बोल रहा है कि राइट द रिपोर्ट एंड यू गेट अ बोनस, कि आप बाहर से आपको बोला जाता है ये काम करो तो आपको बोनस मिलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव मोटिवेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव मोटिवेशन में यही आपका बेसिक डिफरेंस होता है। रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, मेरी तरफ से तो सब ठीक ठाक चल रहा है, मेरी तरफ से तो सब ठीक ठाक चल रहा है, आप एक बार रिफ्रेश करो। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आती है मोटिवेशन की थ्योरीज। 2 तरीके की थ्योरीज आती हैं। जितनी भी नीड बेस्ड थ्योरीज हैं उनको कंटेंट थ्योरी बोला जाता है, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, जहां पर आपकी जरूरत पे फोकस किया जाता है। आप कैसे मोटिवेट हो रहे हो, मतलब क्या चीज आपको मोटिवेट कर रही है, व्हाट मोटिवेट्स आपको, कौन सी चीज मोटिवेट करती है, तो वो आप लोगों की कंटेंट थ्योरी होगी। कंटेंट का मतलब क्या होगा, जब नीड पे फोकस किया जाता है। लेकिन प्रोसेस का मतलब होता है हाउ, कि आप कैसे मोटिवेट हो रहे हो। तो उस प्रोसेस को जब डिफाइन किया जाता है, क्या किया, जब उस प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम प्रोसेस की थ्योरीज के अंदर कवर करते हैं। हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को के अकॉर्डिंग हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज है जो आप लोगों को क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है, कौन सी चीज है जो आप लोगों को वो काम करने के लिए क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। व्हाट इज द वन थिंग दैट एक्चुअली मोटिवेटिंग, कौन सी चीज है जो आप लोगों को वो काम करने के लिए मोटिवेट कर रही है, कौन सा प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है। तो ये देखो अब क्या बोला है, कंटेंट थ्योरी में क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाट, कौन सी चीज
है वो, कौन सा एलिमेंट है जो आपको कोई काम करने के लिए मोटिवेट करता है, और प्रोसेस का मतलब हाउ, इम्प्लाइज हाउ, कैसे मोटिवेट हो। तो कंटेंट थ्योरी में हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि आपको कौन सी चीज है वो क्या करती है, मोटिवेट करती है, और प्रोसेस में हम इस चीज पे फोकस करते हैं कैसे मोटिवेट होते हैं। वहां पर आप लोगों को बट ये सब जब उस प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम प्रोसेस की थ्योरीज के अंदर कवर करते हैं। हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को के अकॉर्डिंग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज है जो आप लोगों को क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है, कौन सी चीज है जो आप लोगों को वो काम करने के लिए क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। What is the one thing that actually motivating you? कौन सी चीज है जो आप लोगों को वो काम करने के लिए मोटिवेट कर रही है, कौन सा प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है। तो ये देखो अब क्या बोला है कंटेंट थ्योरीज में, क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाट, कौन सी चीज है वो, कौन सा एलिमेंट है जो आपको कोई काम करने के लिए मोटिवेट करता है, और प्रोसेस का मतलब हाउ, इंप्लाइज हाउ, कैसे मोटिवेट हो। तो कंटेंट थ्योरी में हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि आपको कौन सी चीज है वो क्या करती है, मोटिवेट करती है, और प्रोसेस में हम इस चीज पे फोकस करते हैं कैसे मोटिवेट होते हैं। वहां पर आपकी परसेप्शन, आपकी बिहेवियर वगैरह पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। यस, दीज आर द मॉडर्न थ्योरीज। ये कौन सी थ्योरी है, ये आपकी मॉडर्न थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है बेटा, आप लोगों की मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है। तो इधर आपके बायोलॉजिकल जो बेसिक नीड होती है उस पर फोकस होता है, क्योंकि नीड है, आपको कोई चीज की जरूरत महसूस होती है तो आप काम करते हो। और कॉग्निटिव का मतलब होता है इंटरनली, दिमाग के अंदर जो चीजें चलती है, इसके अंदर नीड्स डिफाइन होती है। यस, एक सेंट्रल एम होता है, ठीक है, जैसे मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है या हर्ट्जबर्ग की है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो एक नॉन लीनियर होता है। तो इसमें आपको गोल क्लियर है, नॉट क्लियर, दिस इज गोल ड्रिवन, क्योंकि उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। यहाँ पर एनवायरनमेंट का रोल क्या है, इसमें ये बोला जाता है कि जो नीड्स है ना वो आपको धक्का दे रही है, आपकी बेसिक नीड फुलफिल होगी तो आप सोशल नीड्स पे चले जाओगे। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि नीड्स नहीं, एनवायरनमेंट से परसेप्शंस आ रही हैं, एनवायरनमेंट से ड्राइव्स आ रहे हैं जो आपको वो काम करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, जो आपको वो काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एजेंसी ऑफ इंडिविजुअल, लो ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस ड्राइव, हाई इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। कहने का मतलब क्या हुआ, अच्छा बेस्ट कौन सी हुई, अगर आप एजेंसी ऑफ इंडिविजुअल की बात करो कि इंडिविजुअल का क्या हुआ, तो कंटेंट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल ऑटो पायलट मोड पे है, उसको एक चीज की जरूरत महसूस होती है और वो काम करता है। लेकिन प्रोसेस के अंदर वो ऑटो पायलट मोड पे नहीं है, उसको हाई प्रोसेस समझ आ रहा है, उसको ऑब्जेक्टिव समझ आ रहा है कि मुझे ये काम करना है। इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट, हिस्टोरिकल पास्ट का असर होता है, और यहाँ पर तो भाई पास्ट का कोई असर नहीं है, अभी जो चल रहा है बस उस पर फोकस करना है। मोटिवेशन के साथ कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर इंटेंसिटी और डायरेक्शन के साथ जुड़े हो। मतलब आप समझ लो कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी दी गई है वो किसके अंदर आ रही है, वो कंटेंट अप्रोचेस के अंदर आ रही है। किसके अंदर आ रही है, दे आर बीइंग कवर्ड इन कंटेंट अप्रोचेस, और जो मॉडर्न थ्योरीज हैं वो सब इसके अंदर है। तो ये सारी क्लासिकल थ्योरी, जितने भी नीड बेस्ड थ्योरी है, 3-4 थ्योरीज है क्लासिकल थ्योरीज, ठीक है जी, क्लियर। जो भी आपकी क्लासिकल थ्योरीज है वो इसका पार्ट वन है। जितनी भी क्लासिकल थ्योरीज है वो किसका पार्ट है, वो कंटेंट का है। और जो मोटिवेटिंग थ्योरीज है, जो हमारी प्रोसेस थ्योरीज है, वो हमारी प्रोसेस थ्योरी मॉडर्न थ्योरी। और हिस्टोरिकल का मतलब मॉडर्न हो गया, और हिस्टोरिकल का मतलब मॉडर्न, जिसमें हिस्ट्री का कुछ खास लेना देना नहीं है। तो पास्ट के बारे में आप नहीं सोचते कि पहले क्या हुआ था, तो आप ये सोचते हो कि आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है और क्या किया जा सकता है, प्रेजेंट के बारे में ही फोकस करते हैं। क्लियर। डोमेन का मतलब है कि जो कंटेंट थ्योरीज है वो आपको बायोलॉजिकल जो बेसिक नीड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। लेकिन प्रोसेस थ्योरी क्योंकि प्रोसेस का पार्ट है तो आपके दिमाग में चलती है, आप प्रोसेस लगाते हो, आप सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना। अब ये हमारे पास कंटेंट थ्योरीज है, चार बेसिक थ्योरी, जितनी भी नीड बेस्ड थ्योरी है, ये आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा होगा। नीड बेस्ड थ्योरी है तो चार थ्योरीज है, मास्लो की, हर्ट्जबर्ग की, मैकलेलैंड की और एडलबर्ग की। एमएचएम में चार थ्योरीज है, मास्लो की, हर्ट्जबर्ग की, मैकलेलैंड की और एडलबर्ग की। तो ये चार हैं जो चारों थ्योरीज आपकी नीड्स पे बेस्ड है। किस पे, नीड्स पे बेस्ड है। यस, अभी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीड्स पे बेस्ड है। और जो बाकी रहेगी ब्रूक की, एडम स्मिथ की, गोल और रिइंफोर्समेंट, जो बाकी रह गई वो सारी किसका पार्ट बन जाएगी, वो प्रोसेस थ्योरी का, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई भी इसका पार्ट है, वो बता। तो कंटेंट थ्योरी में हमें सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि हमारी जो नीड को फोकस की गई थ्योरीज है, एक्स वाई इधर ही आ जाएगा, तो वो प्रोसेस थ्योरी का पार्ट बन जाती है, सॉरी कंटेंट का पार्ट बन जाती है। और जब हम नीड्स पे फोकस ना करते हुए प्रोसेस पे फोकस करते हैं, लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों की किसका पार्ट बनती है, वो प्रोसेस थ्योरी का पार्ट बनती है। समझ आ गया वो किसका पार्ट बनती है, दे बिकम द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर थ्योरी, वो बिहेवियर की थ्योरी का पार्ट, राइट। तो पूछे जाएंगे पेपर में, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ही। अब मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, बेटा आपने ये बहुत पढ़ी होगी। उसने बताया
कि कुछ शारीरिक स्ट्रेस होता है हमारे, पहले हमारी फिजियोलॉजिकल होती है जो बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। उसने बोला जब रोटी कपड़ा और मकान आपको मिल जाएगा तभी आप दूसरी जरूरत पे जाओगे। जब एक जरूरत खत्म हो गई तो जरूरत नेक्स्ट जरूरत के लिए मोटिवेशन नहीं है। एक बार आपको रोटी कपड़ा और मकान मिल गया तो जरूरत हो गई है, अब रोटी कपड़ा और मकान पे आप फोकस नहीं करना, आपको किस पे फोकस करना है? अब आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी आप अपने आप और सोसाइटी में बचा के रखना चाहते हो। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ओके चलो मैं दोबारा बताता हूँ। तो मास्लो ने बोला कि हमारी जो नीड्स है उसको हम 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली नीड है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब जो रोटी कपड़ा और मकान है जिसको बेसिक नीड बोल दिया। तो बोला अगर बेसिक नीड पूरी हो जाएंगी तो हम सेफ्टी नीड्स पे चले जाएंगे। ठीक है, क्या? जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हो, अपनी सिक्योरिटी के बारे में बात करें। जब सिक्योरिटी नीड्स पूरी होगी तब हम जाएंगे बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स। हमें दोस्त चाहिए, हमें सहेला सहेली चाहिए। लोग शादी कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन में रह रहे हैं, तो वो बिलोंगिंगनेस, मतलब आप किसी के साथ कैसा रिलेशन मेंटेन करके रखते हो तो वो आपकी बिलोंगिंगनेस है। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि आप अपने स्टेटस के बारे में, आप अपनी रिकॉग्निशन के बारे में आप कुछ फील करना चाहते हो कि आपने कुछ अचीव किया। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो जो आप अपनी जिंदगी में सबसे लास्ट मुकाम चाहते हो, जैसे मोक्ष की प्राप्ति हो। बस ये समझ लो कि जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई है ना, एक लेवल पे आके जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तो उस प्राप्ति को क्या नाम दे दिया गया है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नाम दे दिया गया कि भाई अब तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, हमें मोक्ष मिल चुका है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। ये एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जिससे ऊपर आप और नहीं जाना चाहते। ये आपका एक ऐसा पॉइंट आ गया है, अब इस पॉइंट से आप ऊपर नहीं, इस पॉइंट पे आप स्थिर रहना चाहते हो, इस पॉइंट पे आप रुक जाना चाहते हो। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या करते हो? आप रुक जाना चाहते हो। तो इब्राहिम मास्लो की एक थ्योरी, एक बुक आई थी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, उसमें उसने बताया कि जो जरूरतें, इब्राहिम मास्लो की एक थ्योरी, एक बुक आई थी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, उसमें उसने बताया कि जो जरूरतें हैं वो किसमें चलती हैं? एक हायरार्की में चलती हैं। मतलब दुनिया के हर लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इसी तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। इफ द बेसिक नीड्स आर नॉट मेट, एफर्ट्स टू सैटिस्फाई द हायर नीड्स आर पोस्टपोन। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं तो क्या आप एस्टीम पे जा सकते हो, बिलोंगिंगनेस पे जा सकते हो? नहीं। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलोगे, जब तक ये पूरी नहीं होती आगे तक बढ़ नहीं पा सकते। अगर ये पूरी होगी फिर आगे चलोगे, फिर ये पूरी होगी फिर आगे चलोगे, ये पूरी होगी आगे। तो मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप क्या होना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करना पड़ेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करना पड़ेगा, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे स्टेप। तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, ये पेपर में पूछ ली जाती है कई बार। अजम्पशन क्या कह रही है? पहला क्या कह रही है? नीड्स फॉलो अ हायरार्की, कि जो हमारी जो नीड्स है ना वो एक सीक्वेंस को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? दे एक्चुअली फॉलो अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को फॉलो करती है। दूसरा, लोगों का बिहेवियर उनकी जरूरतों पे डिपेंड करता है, मतलब मेरी जैसी जरूरतें हैं मेरा बिहेवियर वैसा होगा। अ सैटिस्फाइड नीड स्टॉप बीइंग अ मोटिवेटर। अब जो जरूरत पूरी हो गई उसका काम खत्म हो गया, जो जरूरत पूरी हो चुकी है उसका काम खत्म हो चुका है, वो आपके लिए कोई मोटिवेशन का काम नहीं करेगा। और लोग हमेशा छोटी नीड से आगे बढ़ते हैं और बड़ी नीड्स पे चले जाते हैं। मतलब ये बोला कि छोटी नीड से बड़ी पे जाओगे, बड़ी से छोटी पर नहीं जाते हो। तो इसका एक क्रिटिसिज्म आया था आगे, वो मैं आपको बताता। तो इस वजह से हमारी जो नीचे की जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे तो एक फिर बड़ी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी। और ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है क्योंकि इसके अंदर उसने लॉजिक भी बताया और ये सीक्वेंस है वो लोगों को पसंद भी आ रहा है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है पीपल्स को, लोगों को पसंद भी आया है, जिसकी वजह से वो इस बात पे भरोसा भी कर रहे हैं, वो इस चीज को सोच भी रहे हैं कि यस एक्चुअली में आप जो कर रहे हो वो सही ही कर रहे हैं। तो ये हमारी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, वो सर्वाइवल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको जॉब मिल गई तो आपकी बेसिक नीड है। सेफ्टी नीड का मतलब क्या होगा? फिर जो राइट,
कर रहे हैं, वो इस चीज़ को सोच भी रहे हैं कि यस एक्चुअली में आप जो कर रहे हो वो सही ही कर रहे हो, राइट। तो ये हमारी आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, वही आपकी रोटी कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले हमारी बेसिक फॉर्म्स की जरूरत है कि आपकी जो बेसिक नीड्स है पहले आप उसको पूरा करोगे। जैसे गेटिंग अ जॉब फॉर सर्वाइवल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको जॉब मिल गई तो आपकी बेसिक नीड है। सेफ्टी नीड का मतलब क्या होगा, फिर आप अपने आप को बचा के रखना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, तो आप फिर जॉब की क्या चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो। आपको पता चल गया कि मैं अभी अगले 3 साल तक तो मेरे को ये जॉब से नहीं निकालेंगे, अगले 3 साल तक तो मेरे को जॉब से नहीं निकालेंगे, तो मेरे को जॉब की सिक्योरिटी भी मिल गई। देन आता है सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब क्या है, फिर आप उनके साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करोगे। जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, जिन लोगों के साथ आपका रिश्ता बना है, जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, क्या वो आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आर दे ट्रीटिंग यू वेल, क्या वो आप लोगों को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो वो आपकी सोशल नीड्स का पार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो और कोई आपको सीधे मुंह बुला ही नहीं रहा, तो क्या वहां पे रुकना चाहोगे? तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपको सीधे मुंह से बात ही नहीं कर रहा, तो आप जितनी मर्जी आपको सैलरी मिले, जो कुछ मर्जी मिले, लेकिन आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही नहीं बनना चाहोगे। आप बोलोगे यार कोई साथ में रह ही नहीं रहा, कोई मेरी बात को मान ही नहीं रहा। देन आता है एस्टीम। एस्टीम का मतलब आप एडमिरेशन, स्टेटस, रिस्पेक्ट। फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चाहते हो, रिकॉग्निशन चाहते हो, आप किसी टारगेट को अचीव करते हो, आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा करते हो, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है, आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है, आपका नाम लोग लेते हैं कि यार नहीं इस बंदे ने ये वाला काम कर दिया। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है लास्ट ग्रोथ इन द प्रोफेशन और मूविंग इन द लैडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप धीरे धीरे करके उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे पहुंच जाते हो, सीईओ बन जाते हो, या कुछ भी ऐसी जो पोजीशन, मतलब आपने मान रखी है ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे यहाँ तक पहुंचना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ना मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो जब आप वहां तक पहुंच जाते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नाम दे देते हैं कि ये मेरी जरूरत है, बस यहाँ तक मेरे को आना। तो ये मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, जिसके अंदर उसने कुछ थ्योरीज के बारे में बात। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, ऐसे ही आप आई थिंक यार बीकॉम से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ नया नहीं है, बीकॉम से आप इसको पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके फायदे क्या है, सबसे पहले तो आप जरूरतों को अंडरस्टैंड करते हो, तो जरूरतों को अंडरस्टैंड कर लिया तो लोगों को वो की जरूरतों को पूरा करना आसान हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कॉमन है और एस्टेब्लिश्ड है, और दोनों इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल गोल्स की बात की जाती है ना। जैसे आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंटरपर्सनल है या इंट्रापर्सनल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एस्टीम है वो इंटरपर्सनल है या इंट्रापर्सनल है, दैट इज इंट्रापर्सनल, क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हो। लेकिन वहीं पर अगर आप सोशल नीड्स की बात करते हो तो वो इंटरपर्सनल है, क्योंकि वहां पर आप लोगों के साथ मिलके रह रहे हो, लोगों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इंटरपर्सनल हो जाएगी। तो मास्लो की थ्योरी है वो काफी डायनामिक भी है, क्योंकि इट प्रेजेंट मोटिवेशन एज अ चेंजिंग फोर्स, चेंजिंग फ्रॉम वन लेवल टू नीड्स ऑफ अदर। क्या बोल रहे हैं कि जो जरूरतें हैं ना वो लगातार क्या हो रही हैं, वो चेंज हो रही हैं, एक लेवल से शिफ्ट हो रही हैं किस पे, दूसरे लेवल, एक लेवल से शिफ्ट हो रही हैं किस पे, दूसरे लेवल, एक लेवल से शिफ्ट होके दूसरे लेवल पर जा रहे हैं। लेकिन जहां पर इस थ्योरी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वहां पर इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया। क्रिटिसिज्म क्या है, पहला तो कि जो हायरार्की है ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हायरार्की ही होगी, हर कोई इस हायरार्की का अंदर कवर नहीं हो सकता। और दूसरा, इसकी एक एग्जम्पशन है, सॉरी अजम्पशन है कि आप छोटी जरूरत से ऊपर ही जा सकते हो, ऊपर से नीचे, इसको ही आगे किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका क्रिटिसिज्म है, अगर कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पक चुका है, बेचारा बोर हो चुका है, सबसे पक चुका है, और उसको लगता है कि जॉब टाइम पे निकल रहा है, तो क्या वो यूपीएससी को छोड़ के पीसीएस की तैयारी कर सकता है, बैंक की तैयारी कर सकता है? लॉजिकल बात है, लेकिन ये थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। वो बोलेगा कि बैंक से यूपीएससी की तरफ तो जा सकते हो, यूपीएससी से बैंक की तरफ नहीं आ सकते। और इसका कोई इसने कॉज और इफेक्ट भी नहीं दिया, ठीक है, इसका कोई रीजन भी नहीं दिया, तो इसने एक साइकोलॉजी का नीड्स पे बता दिया। लेकिन कई बार लोग अपनी जरूरतों से ही, जरूरतों के प्रति उन लोगों की एक क्या बोलते हैं ना, जरूरतों को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनको लगता है क्या ही जरूरतें हैं, तो इस वजह से। और हायरार्की वो ऐसे कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे इसकी थ्योरी को क्या किया गया बेटा, क्रिटिसाइज किया गया। इसकी थ्योरी को क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? नॉर्मल थ्योरी है और आपने बहुत बार पढ़ी हुई है, और इसमें से सवाल आ भी जाता है, इसमें से सवाल है वो आ भी जाता है। Sometimes they ask questions from this particular theory. अब आगे सुनो, जितनी भी हमारी कंटेंट वाली थ्योरीज आई, वो सारी की सारी थ्योरी किसकी थ्योरी पे बेस्ड है, मास्लो। कोई मास्लो की थ्योरी को 3 हिस्सों में बांट देगा, कोई 4 बना देगा, कोई 2.5 बना देगा, मतलब किसी ने अपना कुछ नहीं बनाया। मास्लो की थ्योरी के बाद किसी बंदे ने अपना कुछ नहीं बनाया, सभी लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मास्लो की थ्योरी को क्या कर दिया, तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। किसी ने इसके ऐसे कर दिया कि इसके तो 3 हिस्से होते हैं, किसी ने इसके अंदर क्रिटिसिज्म ऐड कर दिया। तो क्या कर दिया लोगों ने, अपनी जरूरतों के हिसाब से कंटेंट को, थ्योरीज को क्या कर दिया बेटा, मॉडिफाई। हर किसी ने अपने हिसाब से चीजों को प्रेजेंट कर दिया कि बस मास्लो ने एक कंसेप्ट दे दिया, अब हमारा फोकस है कि हम मास्लो की थ्योरी को ही दौड़ा दौड़ा के भाग भाग के काम। क्लियर है, बताइए, समझ आ गया? अगली थ्योरी पढ़ने से पहले 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर हम अगली थ्योरी को पढ़ेंगे। हर्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ी हुई है, सबने पढ़ी हुई है, हर्ज़बर्ग की फैक्टर। और ये थ्योरी है जो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ डील करती है।
उसके साथ जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ डील करते हैं। तो 2 फैक्टर हैं, वो कौन कौन से उसके बारे में भी बात करेंगे। मोरल का मतलब बेटा आपके अंदर जो एंथुसियाज्म है, आपके अंदर जो एक वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो काम करने की एक इच्छा है। इंटर होता है जब आप 2 लोग, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल है, जब आप खुद से ही बात करते हो वो इंट्रा हो जाता है। अपने आप के साथ बात करना दैट इज इंट्रा, लेकिन दूसरों के साथ बात करना दैट इज इंटरपर्सनल। तो अब इसको पढ़ते हैं आगे। ओके, तो अब इसके बाद हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी थी। सबसे पहले तो किसके द्वारा दी गई, बंदे का नाम याद रखना है, क्या नाम है, डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। अब इसको ड्यूल फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, हर्ज़बर्ग हाइजेनिक फैक्टर थ्योरी बोल दिया जाता है। तो इसने क्या बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं जिसका ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरीके के फैक्टर होते हैं। एक वो होते हैं जो मोटिवेटर होते हैं। मोटिवेटर फैक्टर्स वो होते हैं जो इंकरेज करते हैं एम्प्लॉइज को अच्छा काम करने के लिए, मोटिवेट करते हैं। और दूसरा हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जो आपको अच्छा काम करने के लिए तो मोटिवेट नहीं करते, लेकिन अगर वो ना हो तो आप अनमोटिवेटेड जरूर हो जाए। समझ आया? मोटिवेटर का मतलब क्या हुआ कि जो मोटिवेटर फैक्टर्स हैं वो आपको मोटिवेट करेंगे और अच्छा काम करने के लिए, लेकिन अगर मोटिवेटर्स नहीं होंगे तो आप डीमोटिवेटेड नहीं होंगे, सिंपल। और हाइजीन फैक्टर होते हैं, बेसिक फैक्टर होते हैं, इनके होने से आप मोटिवेटेड फील ना करो या करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये नहीं है तो आप डीमोटिवेटेड जरूर फील करो। जैसे फॉर एग्जांपल बोनस है या रिकॉग्निशन है, ऐसे बोलो, स्टेटस की बात करते हैं, एक स्टेटस की बात करते हैं। स्टेटस है तो स्टेटस है वो मोटिवेटर होगा या हाइजीन होगा? स्टेटस होगा मोटिवेटर, कि आपको अच्छा स्टेटस मिलेगा अगर आप ये टारगेट को अचीव करोगे। लेकिन अगर आप उस टारगेट को अचीव नहीं करते हो, आपको वो स्टेटस नहीं मिलता, आप नॉर्मल काम कर रहे हो, तो आप डिससैटिस्फाइड हो जाओगे क्या? नहीं, क्योंकि स्टेटस अचीव करना तो पर्सनल नीड हो जाती है ना, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा थोड़ी, यार 100 में से 90 लोग तो जॉब मिल गई इसी से खुश हैं, उनको उनसे ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, उनको आगे बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। तो मोटिवेटर वो है जिनके होने से मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन जिनके ना होने से आप डिससैटिस्फाइड नहीं होगे, अनमोटिवेटेड नहीं होंगे। लेकिन हाइजीन फैक्टर, जैसे अभी वर्किंग कंडीशंस है, अगर वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं तो इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले या ना मिले, लेकिन अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है तो आप डिससैटिस्फाइड जरूर फील करोगे। यस, जैसे नमक है, नमक की एग्जांपल, नमक है वो हाइजीन फैक्टर की तरह है, वो आपके खाने में है तो नमक है जितना चाहिए, उससे आपको कोई बहुत ऐसे टेस्ट अलग से नहीं आ रहा, लेकिन अगर नमक को निकाल दिया जाए तो फिर आप रोना शुरू करो। वही चीज यहाँ पर है, हाइजीन है वो हो, उससे आपको कोई मोटिवेशन मिले या ना मिले, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप डीमोटिवेटेड जरूर फील करो। तो ये देखो, अगर आपके हाइजीन फैक्टर्स पुअर होंगे तो उससे आपकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मोटिवेटिंग फैक्टर है, अगर वो इंक्रीज करेंगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन, तो ये सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है मोटिवेटिंग फैक्टर, और हाइजीन फैक्टर डिससैटिस्फैक्शन से रिलेटेड। डिससैटिस्फैक्शन मतलब आप डिससैटिस्फाइड हो जाओगे अगर हाइजीन फैक्टर्स आपको देखने को नहीं। अरे मेरी प्रोफाइल में कंप्लीटेड कोर्स में देखो यार जाके, अभी आपको प्रोफाइल जो कोर्स हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, आप जाके ध्यान से देखो, सी ऑल करके, जुलाई से सारे कोर्सेज पढ़े हुए हैं रिकॉर्डिंग से, जाके चेक करो। अब देखो हर्ज़बर्ग की थ्योरी में इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो ये वही है। जॉब कंडीशंस है वो क्या है, इंट्रिंसिक है, मतलब प्राइमरी ऑपरेटेड है बिल्ड स्ट्रॉन्ग मोटिव। इसको रहने दो, इधर ही समझाता हूं। यहां पर देखो, जो मोटिवेटर है वो जहां पर सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाएंगे या नो सेटिस्फेक्शन की तरफ, है ना। अगर है तो सेटिस्फेक्शन तो रहेगी, अगर नहीं है तो सेटिस्फेक्शन न्यूट्रल रहेगी। लेकिन हाइजीन है वो अगर है तो कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं है तो डिससेटिस्फेक्शन जरूर हो जाएगी। जैसे आपकी सैलरी है, आपको सैलरी मिलती है तो आप फॉर ग्रांटेड लेते रहते हो, तो सैलरी आपको मोटिवेट तो नहीं कर रही, तो सैलरी क्या है, हाइजीन है, क्योंकि बेसिक है। लेकिन अगर आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो आप डिससेटिस्फाइड जरूर हो जाओगे। उसी तरफ से जो बोनस है, बोनस अगर आपको मिल गया तो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, अगर नहीं मिला तो आपको सेटिस्फेक्शन खत्म नहीं होगी, आपकी सेटिस्फेक्शन खत्म नहीं होगी। तो जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये सेटिस्फाई और नो सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन जो नॉट डिससेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। लेकिन वहीं पर अगर मोटिवेशन की बात की जाए तो ये सेटिस्फेक्शन और नो सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड फैक्टर है, यही इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है। तो ये वो वाले हैं जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, मतलब ये अगर होंगे तो आप मोटिवेटेड फील करोगे, अगर ये नहीं होंगे तो आप मोटिवेटेड डिससेटिस्फाइड फील नहीं होगे। जैसे अचीवमेंट है, अगर आप अचीवमेंट मिलेगी आपको तो आप और आगे बढ़ना चाहोगे, लेकिन अगर आप कुछ अचीव नहीं करते हो, आपको सिर्फ सैलरी मिल रही है, तो भी इसका कोई आपकी सेहत पे असर नहीं होगा, है ना। यस, और उसी तरीके से रिकॉग्निशन,
काम इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट और ग्रोथ। अब ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरीके से पूछा जाता है, आपको लिस्ट दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन कौन से फैक्टर हैं भाई वो मोटिवेटिंग फैक्टर है और कौन कौन से फैक्टर हैं वो हाइजीन फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं वो मोटिवेटिंग फैक्टर है, ग्रोथ नहीं, सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स ये। इधर एक चार्ट है, ये वाला याद रखना, बस इस पे स्टार लगा रहा हूँ। सेटिस्फायर होते हैं मोटिवेटर, हम इनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। और डिससेटिस्फायर होते हैं हाइजीन, इनको इंप्रूव करना चाहते हैं क्योंकि इससे जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है, कम होती है। तो जैसे परफॉर्मेंस, रिकॉग्निशन, वर्क स्टेटस, रिस्पांसिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, पर्सनल ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, ये सब क्या है, ऑल दीज आर द सेटिस्फायर्स। और सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, फिजिकल रिलेशनशिप विद सुपीरियर, क्वालिटी ऑफ सुपरवाइजर और पॉलिसी दैट रूल। तो ये वो है जिनको हम इंप्रूव करते हैं ताकि जॉब डिससेटिस्फेक्शन को कम किया जा सके, और सेटिस्फायर को हम इस वजह से बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज किया जाए। इस वजह से इसको सेटिस्फायर बोला गया और इसको डिससेटिस्फायर बोला गया। ये वाला चार्ट आपको रटना पड़ेगा। रटना क्या है इसमें, मेरे को एक बात बताओ, सेटिस्फाइड भी मोटिवेट कर रहे हैं और डिससेटिस्फाइड को डीमोटिवेट करते हैं अगर नहीं होंगे, बस इतनी एग्जिस्टेंस के बारे में बात करो, आराम से याद रख सकते हो। इस चार्ट को जरूर से आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं इतने सारे स्टार इसी वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा ही जाएगा, इसको आप किसी भी लेवल पे आके इग्नोर नहीं कर सकते, यू कांट इग्नोर। ठीक है, इसमें और कुछ स्लाइड और को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये वाली चीज आप लोगों ने याद कि कौन कौन से हमारे सेटिस्फाइड जॉब से डिससेटिस्फेक्शन है, इनको हम कम करते हैं ताकि जॉब, इनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि सेटिस्फेक्शन, जो डिससेटिस्फेक्शन है वो कम हो, और इनको बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाए, हमारी इंक्रीज हो। अब अगर देखा जाए तो मास्लो की थ्योरी और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी आपस में जुड़ी हुई है। कैसे? सोशल तक पहले 3 को इसने क्या मान दिया, हाइजीन मान दिया, और ऊपर के 2 को इसने मोटिवेशनल फैक्टर मान दिया। देखो अब सारी थ्योरीज एक दूसरे के साथ जुड़ती जाएंगी, सारी थ्योरीज एक दूसरे के साथ लिंक होती जाएंगी अपने आप, क्योंकि मास्लो की थ्योरी को बेस बनाया सबने, सब लोगों ने बेस किसको बनाया, सर मास्लो की थ्योरी को बेस बनाया। किसको बेस बनाया? मास्लो की थ्योरी को बेस बनाया। तो मास्लो की थ्योरी में क्या हो रहा है, जो ऊपर के 2 हैं वही इसके मोटिवेशन का पार्ट है, और जो नीचे के 3 हैं वही इसके हाइजीन का पार्ट है। क्लियर? हाइजीन मतलब डिससेटिस्फायर और दीज आर सेटिस्फाइड। समझ आ रहा है? ये थ्योरी में भी कॉलेज में आपने इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी होगी, तो बहुत सारे बच्चों को तो आज समझ आ रहा होगा इनका मीनिंग कि ये एक्चुअली थ्योरीज कहना क्या चाहती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज टाइम पे हम इतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आज की क्लास में आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे, अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसके फायदे क्या है? पहले इसने मनी को मोटिवेटर नहीं माना, उसने बोला कि जो पैसा है ना वो तो हाइजीन फैक्टर है, मतलब डिससेटिस्फायर, पैसा आपको मोटिवेट नहीं करेगा। दूसरा डिससेटिस्फायर है वो मैनेजमेंट के लिए आई ओपनर है, मतलब मैनेजमेंट को पता चल जाता है यार ये इन पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, हमें वर्किंग कंडीशंस पे काम करने की जरूरत है, हमें कोवर्कर्स के साथ रिलेशन बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये इसके लिए एक आई ओपनिंग का काम करते हैं। और जो मोटिवेटर होते हैं वो लोगों की ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन जहां पर बहुत सारे इसके फायदे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसके नुकसान क्या है? सबसे पहले जो ये थ्योरी बनाई गई थी ना वो सिर्फ 200 लोगों पे बनाई गई, तो पहले तो इसकी जो जस्टिफिकेशन है उस पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता। तो समझ लो, इस थ्योरी को बनाने के टाइम पे हर्ट्जबर्ग ने कितने लोगों की इंटरव्यू ली? सिर्फ 200 लोगों की इंटरव्यू ली। तो 200 लोगों की इंटरव्यू को पूरी दुनिया पे अप्लाई कर देना, ये अपने आप में कोई कंसेप्ट नहीं। और दूसरा, इसने बोला कि पैसा मोटिवेशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो पैसा एक मोटिवेटर फैक्टर है ना। जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतने ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, जितना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा आप उतने ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। तो लेकिन इसने बोला कि जो पैसा है वो मोटिवेशन नहीं है, वो तो हाइजीन फैक्टर का पार्ट है ना, हाइजीन फैक्टर का पार्ट। सो इसमें जो इंटरव्यू ली गई थी वो भी अच्छे तरीके से नहीं ली गई थी। तो ये कुछ दूसरा कि ये सिर्फ एक एडवांसमेंट है, और इसने भाई कुछ नया नहीं निकाला। किया क्या? कुछ नहीं किया। मास्लो की थ्योरी को पकड़ा, उसके 2 टुकड़े करके 3 हिस्सों को हाइजीन फैक्टर का नाम दे दिया और 2 हिस्सों को मोटिवेटिंग का नाम दे दिया। अपना कुछ नहीं है, तो कान को यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ लिया। मास्लो ने यहाँ से पकड़ा था, इसमें घुमा के पकड़ लिया, लेकिन पकड़ा तो कहानी है, पकड़ा तो कहानी है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की जा रही है, क्या की जा रही है? कॉपी ही की जा रही है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से क्या किया जा रहा है? कॉपी ही किया जा रहा है, एक रिक्रिएशन कर दी। तो देखिए ये काम इस तरीके से करोगे, क्या कर दिया? रिक्रिएशन कर दिया, और कुछ भी नहीं। उसके बाद है मैकलेन थ्योरी, जिसको आप लर्न नीड थ्योरी भी बोले थे। ये किसके द्वारा दिया गया? एल्डरफर मैकलेन के द्वारा दिया गया। इस थ्योरी को हम थ्योरी भी बोल सकते हैं, या आप थ्योरी भी बोल सकते हो, या एपीए थ्योरी भी बोल सकते हो। इसको याद रखना। थ्योरी याद होगा आप लोगों को, मूवी आई थी एक, है ना,
गंजा बना हुआ था जिसमें वो, तो वहां से भी आप याद रख सकते हो। तो इसने क्या किया, इसने भाई जरूरतों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इसने बोला कि तीनों जरूरतों का एक बैलेंस बना के रखो। The leading advocate of this motivate was pioneer psychologist Aldous Huxley. Power motive essentially is the desire to control others. तो इसने बोला कि हमें ना पावर पे, हमें एफिलिएशन पे और हमें अचीवमेंट पे फोकस करना चाहिए। मतलब दूसरों के बिहेवियर को अगर हम इन्फ्लुएंस करें तो उससे क्या हो जाएगा, हम ज्यादा अचीव कर पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या करने के लिए, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्लियर? हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए दूसरों के एक्सपीरियंस, दूसरों के बिहेवियर को इंस्पायर करने के लिए। तो उसने बोला कि जो मैकलेंस नीड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ये बंदा बोल दिया, उसने बोल दिया कि जो नीड्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती हैं, तो इसके 3 जरूरतें दी और लर्न नीड थ्योरी। तो इसने बोला सबसे पहले नीड फॉर पावर, जिसको NPO, पावर का मतलब क्या होता है, पढ़ा है। पावर का मतलब आपके पास पावर है दूसरों के बिहेवियर को चेंज करने की। तो मैनेजर अपने पास क्या रखना चाहेगा, ज्यादा पावर रखना चाहेगा। यस हो नो? तो जिन लोगों के पास ज्यादा पावर होती है वो हाई पोजीशन वाले लोग होते हैं। तो हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, हाई पोजीशन पे फोकस करना चाहिए, राइट? जिन लोगों के पास ज्यादा पावर होगी वो हाई रैंक वाले लोग होंगे, ऊपर वाले लोग हैं, CEO, CTO, COO, वो लोग होंगे, क्योंकि उनके पास पावर है और वो अपनी पावर को क्या कर रहे हैं, दे आर एक्सरसाइजिंग देयर पावर, दे आर एक्सरसाइजिंग द पावर। दूसरा आता है एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है प्यार मोहब्बत। ये वो लोग होते हैं, मतलब ये वो नीड है जिसमें लोगों के साथ कैसे रहना है, समझ लो ना, लोगों को कैसे ट्रीट करना है, लोगों के साथ कैसे इमोशनल सपोर्ट बना के रखना। जैसे मैंने आपको बताया था, आप इस दुनिया में हर चीज अचीव कर सकते हो अगर आपके अंदर एक स्किल है जिसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। अगर आप दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करके उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है। हर इंसान अकेला नहीं रह सकता, आइसोलेशन में नहीं रह सकते। देखा होगा आप लोगों ने कोविड के टाइम पे कैसे मरने वाले हो गए थे अपने घरों में बैठे बैठे, बाहर नहीं जा रहे, दोस्तों से नहीं मिल रहे, घूम नहीं पा रहे, तो क्या हालत होगी। तब लोगों को रियलाइज हुआ कि यार क्यों रोज ये सोशल गैदरिंग्स, क्यों मम्मी पापा के साथ टाइम बिताना, क्यों बाहर घूमना जरूरी होता है। तो इसने बोला कि जो लोग इन सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं वो दूसरों से अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। और तीसरा नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट में ये वो लोग होते हैं, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल आया, जो लोग अपना फोकस करते हैं किस पे, कुछ चीजों को अचीव करने में। आज यू गेटिंग द पॉइंट कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है। अचीव करना इन द सेंस कि हमें कुछ, हमारा कुछ एम है और हम उस एम के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर उसने कुछ अजम्पशन दी। नॉर्मली क्या बोला जाता है कि जो हाई अचीवर्स होते हैं वो हाई रिस्क लेते हैं, लेकिन इसके अंदर बोला कि हाई अचीवर हाई रिस्क नहीं लेते। ये तो बहुत सोच समझ के रिस्क लेते हैं, पहली बात, ठीक है। ये मॉडरेट टाइप का रिस्क लेते हैं, बहुत हाई रिस्क नहीं लेते हैं, पहली बात। और दूसरा, ये फीडबैक के भूखे होते हैं, इनको इमीडिएट फीडबैक चाहिए होती है। इमीडिएट क्या चाहिए होती है, फीडबैक चाहिए होती है। इमीडिएट फीडबैक मिलेगी तो ये अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। दूसरा, वो एक बार अपने आप को जॉब में झोंक देना तो जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो दे आर डेडिकेटेड। क्या होते हैं, दे आर डेडिकेटेड। वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। अगर वो डेडिकेटेड रहेंगे तो वो क्या कर पाएंगे, तो वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। दूसरा लास्ट है कि जो यहाँ पर मोटिवेशन होती है वो कौन सी होती है, वो इंट्रिंसिक होती है। मोटिवेशन क्या होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, अंदर से मोटिवेशन मिलती है। कहां से मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन अंदर से मिलती है, बाहर से नहीं होती। ठीक है। तो अचीवमेंट का मतलब होता है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, एफिलिएशन का मतलब होता है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, और पावर का मतलब क्या होता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करके दूसरों के लोगों को इन्फ्लुएंस करना। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ना एक पॉइंट दिया हुआ था, इधर अगर आप देखो, उसने बोला कि एक अच्छा मैनेजर कौन होता है, जो अचीवमेंट और पावर पे हाई होता है और एफिलिएशन पे लो होता है। मतलब जो लोगों के साथ संबंध उतने नहीं बना के रखता, लेकिन अचीवमेंट पे और पावर में दोनों जगह पे हाई रहता है। समझ लो, अचीवमेंट पे हाई रहता है और पावर पे हाई रहता है, लेकिन इमोशंस में वो काम नहीं करता, लोगों के साथ इमोशनल टच उतना मेंटेन नहीं करता। राइट। अब आगे ना जब आप लीडरशिप पढ़ेंगे तो लीडरशिप में ना दो चीजें, पूरा लीडरशिप दो चीजों पर टिका हुआ होता है। कौन कौन सी चीजें होती है, ध्यान से जब मैं पढ़ाऊंगा लीडरशिप। लीडरशिप दो चीजों पे टिका हुआ होता है, पहला टास्क, दूसरा रिलेशनशिप। पूरी लीडरशिप की थ्योरी दो चीजों पे घूम रही है कि लीडर्स को अच्छा काम करवाना है और लोगों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखना है। तो कई हैं वो काम अच्छा करवा लेते हैं लेकिन रिलेशन मेंटेन नहीं करते, कुछ हैं वो रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं, वो काम अच्छा नहीं करते हैं, कुछ दोनों ही नहीं करते हैं, कुछ दोनों कर लेते हैं। यही चीजें घूम फिर करके वो योग फिजिकल थ्योरी हो, चाहे वो कट लेवल की थ्योरी, कुछ भी हो, हर जगह पर दो चीजों के बारे में बात हो। किसके बारे में, टास्क, टास्क का मतलब लोगों से काम करवाना, और दूसरा रिलेशन।
बात में कोई दिक्कत? समझ आ गया? समझ आ गया तो थम्स अप दीजिए फटाफट से। सारे बच्चे जितने भी क्लास में जितने भी खूबसूरत बच्चे हैं वो थम्स अप देंगे, जो खूबसूरत नहीं है वो नहीं देंगे। जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है वो सबसे ज्यादा थम्स अप देगा। Can we get 1000 thumbs up? Yes guys, let's make it 1000. Yeah, 400. Yes, 500. Yes, it's 600. Great, great. Keep moving. Yes, yes. Do it more. Okay, we are heading towards 700. Okay, 700. Great. 800. 200 और करो जल्दी। ये देखो, इसी को बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन का कंसेप्ट भी समझो। Yes, close to 900. Okay, so 1000 करो, फिर हम आगे की स्लाइड पे शिफ्ट कर जाएंगे। 930, 950, 970, 980, 990 and 1000. Great, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो उसने क्या बोला, अचीवमेंट में फोकस किस पर होता है कि जो मॉडरेट रिस्क लेते हैं, एफर्ट्स ओवर लक, अपने एफर्ट्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं और हमेशा फीडबैक के लिए भागे रहते हैं। थोड़ा थोड़ा भागा एफिलिएशन में लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, तो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। ठीक है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कि हमें किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी है। और पावर का मतलब होता है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, दूसरों के बिहेवियर को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, दूसरों के पे फोकस करना। ठीक है जी, तो ये हमारी इसकी थ्योरी है। अब ये वाला चार्ट सेम वही है। हाई नीड फॉर अचीवमेंट में क्या होगा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी ना, चैलेंज होगा, अचीवेबल गोल्स होंगे, फीडबैक है वो परफॉर्मेंस पे आएगा। हाई नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब है लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे और मौके ढूंढेंगे कि किस तरीके से हम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद द पीपल। क्या कर सकते हैं हम, किस तरीके से लोगों के साथ क्या कर सकते हैं बेटा, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हाई नीड फॉर पावर, कंट्रोल ओवर अदर पर्सन, दूसरों पे अपना रोब जमाना, दूसरों की अटेंशन गेन करना और रिकॉग्निशन पे। समझ रहे हो ना, एक ही वर्ड घूम घूम के आ रहा है। ये मैकलेन की थ्योरी है। अब उसके बाद एल्डफर ईआरजी थ्योरी। अब ईआरजी थ्योरी में इसने ईआरजी भी उसी तरीके से डिवाइड कर दिया, नया कुछ नहीं दिया। एल्डफर की ईआरजी थ्योरी में इसने क्या कर दिया, इसने मास्लो की थ्योरी को 2, 1.5 और 1.5 में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया, 2, 1.5 और 1.5, तो टोटल कितना हो गया 5। कैसे, इसने क्या हो गया, एग्जिस्टेंस नीड, कि भाई वो तो हमारी एग्जिस्टेंस नीड्स है, उनको तो पूरा करना जरूरी है। दूसरा फिर रिलेटेडनेस का और सोशल का और हाफ सेल्फ एस्टीम का, मतलब सोशल को पूरा ले लिया, हाफ एस्टीम का आधा हिस्सा ले लिया, और जो हाफ एस्टीम का आधा हिस्सा रह गया उसके साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को किसके अंडर कवर कर दिया, ग्रोथ के साथ कवर कर दिया। तो इसमें कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ इसने भी मास्लो की थ्योरी को ही क्या कर दिया बेटा, मॉडिफाई कर दिया। मास्लो की थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। नीड से रिलेटेड है, मोटिवेशन नीड से रिलेटेड है, और ये तीनों नीड्स हैं। लोगों को पावर की जरूरत है, लोग पावर लेना चाहते हैं, वो पावर की जो नीड है उनको मोटिवेट करती है। अचीवमेंट, कुछ अचीव करने की जो जरूरत है वो उनको मोटिवेट करती है, या दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना वो, राइट। तो इसने कुछ इस तरीके से एक कंसेप्ट दे दिया। इसने सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड किसके अंडर दे दी, एग्जिस्टेंस में, और सोशल का पूरा हिस्सा और तरीके से एक कंसेप्ट दे दिया। इसने सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड किसके अंडर दे दी, एग्जिस्टेंस में, और सोशल का पूरा हिस्सा और एग्जिस्टेंस का आधा हिस्सा किसमें दे दिया, रिलेटेडनेस में, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी और एग्जिस्टेंस आदि किसमें दे दिया, ग्रोथ में दे दिया। समझ रहे हो ना, कुछ नया तो नहीं किया भाई साहब ने, भाई ने कुछ नया तो नहीं बनाया, बस मास्लो की थ्योरी को बेस बना के सब अपना अपना राग लाप रहे हैं। मास्लो की थ्योरी को बेस बना के, मास्लो की थ्योरी को बेस बना के सब अपनी यूटिलाइजेशन पूरी और सिक्योरिटी नीड किसके अंडर दे दी, एग्जिस्टेंस में, और सोशल का पूरा हिस्सा और एग्जिस्टेंस का आधा हिस्सा किसमें दे दिया, रिलेटेडनेस में, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी और एग्जिस्टेंस आदि किसमें दे दिया, ग्रोथ में दे दिया। समझ रहे हो ना, कुछ नया तो नहीं किया भाई साहब ने,
भाई ने कुछ नया तो नहीं बनाया, बस मास्लो की थ्योरी को बेस बना के सब अपना अपना राग लाप रहे हैं। मास्लो की थ्योरी को बेस बना के, मास्लो की थ्योरी को बेस बना के सब अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी ने अपना इस्तेमाल नहीं किया माइंड, सबने बस मास्लो की थ्योरी को पकड़ा और थोड़ा सा पेंट करके उसको अपने नाम पे छाप दिया, अपने नाम पे क्या कर दिया, छाप दिया कि ये तो मेरी ही थी। लेकिन ये आ गया थी कि मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ चुके, एग्जिस्टेंस नीड क्या है, रिलेटेडनेस क्या है, ग्रोथ क्या है, ये वाला उसी के साथ है। करो करो आप भी कर सकते हो। लेकिन इसने ना एक नई चीज दे दी, वो क्या था, इसने फ्रस्ट्रेशन रिजेक्शन का प्रिंसिपल दे दिया। यहाँ पर ये स्मार्ट निकला, यहाँ पर ये स्मार्ट निकला। इसने स्मार्ट निकला, पता है ये, पता है किसका किसका क्रिटिसिज्म था, ये क्रिटिसिज्म था हायरार्की का, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि मास्लो क्या बोलता था कि अगर आप छोटी नीड पे हो तो आप बड़ी पे जा सकते हो, मतलब नीचे से ऊपर जा सकते हो, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। लेकिन इसने फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल दे दिया कि ऊपर की जरूरतों को पूरा कर रहे हो ही नहीं रही तो आप फ्रस्ट्रेट होकर नीचे भी आ सकते हो। मास्लो क्या बोलता है कि तुम बैंक से यूपीएससी की तरफ जा सकते हो, लेकिन यूपीएससी से बैंक की तरफ नहीं आ सकते। यही बोलता मास्लो, मास्लो यही बोल रहा था कि बैंक से यूपीएससी को जा सकते हो, छोटी से बड़ी जरूरत को पूरा कर सकते हो, लेकिन बड़ी से छोटी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन ये बंदा सही निकला, इसने बोला कि अच्छा भाई बैंक से यूपीएससी पे भी जा सकते हो और यूपीएससी से दुखी होकर बैंक में वापस भी आ सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो। फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन इस प्रिंसिपल को नाम दिया गया है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल। जरूरी नहीं है कि आगे भी बढ़ना है, तुम पीछे भी आ सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ आगे ही जाओ, तुम पीछे भी आ सकते हो। So this was given by Eldapper ERG theory, existence, relatedness और growth। भाई ने 5 नीड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पहले हिस्से में 2 नीड्स को ले लिया, दूसरे में 1.5 को ले लिया, तीसरे में फिर से 1.5 को ले लिया, उल्टा पुल्टा कर दिया सब, कुछ अपना ना बना के कभी इधर उधर से उठा के उल्टा पुल्टा करके बस बोला कि हाँ बस बहुत हो गया जो होना, इससे ऊपर नहीं मैं कुछ बोल रहा। अब ये कंपैरेटिव स्टडी अगर आप इसको देखते हो तो चारों नीड्स को यहाँ पर देखो 1 मिनट के लिए, इस चार्ट को ध्यान से देखो, बना लेना बात है। लेकिन अगर इस चार्ट को ध्यान से देखते हो, मास्लो, हर्ज़बर्ग, एल्डपर, मैकलेलन, तो सारे किसको फॉलो कर रहे हैं, मास्लो को फॉलो कर रहे हैं, मास्लो को फॉलो कर रहे हैं। हर्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर बना दिए, एल्डपर ने 3 नीड्स बना दी, मैकलेलन ने भी 3 नीड्स बना दी। तो ये क्या बन गया, इसका एक कंपैरिजन चार्ट बन गया, किसका, कंटेंट थ्योरीज का। 4 ही कंटेंट थ्योरीज हैं और चारों थ्योरीज के अंदर हम लोगों की नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों की जरूरतों के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नीड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जरूरतें। सर किसी की अलग अलग जरूरतें हैं और वो अपनी अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी जरूरतें हैं, वो अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जानवरों की तरह लगा हुआ है। समझ आया? ओके जी, बढ़िया। अब ये तो होगी आपकी नीड थ्योरी, कंटेंट थ्योरी। तब आती है प्रोसेस थ्योरी। अब प्रोसेस थ्योरी में क्या बोला गया है कि आप जरूरतों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, आप किसके हिसाब से काम कर रहे हो, आप गोल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, और उन गोल्स को कैसे अचीव किया जा सकता है आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। आप किस पे काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन द गोल्स, कि आपके गोल्स क्या हैं और उन गोल्स को आप कैसे अचीव करना चाहते हो। आपके गोल्स क्या हैं और आप उन गोल्स को किस तरीके से अचीव करना चाहते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग चलिए। हाउ गोल्स आर अचीव, कि जो हमारे गोल्स हैं वो हम किस तरीके से अचीव करने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये विक्टर ब्रोम की एक थ्योरी है जिसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बोला गया है, जिसमें उसने 2 कंसेप्ट दिए हैं, BIE, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। तो उसने बोला कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो कैसे बनता है। इंडिविजुअल के पास अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं जो उसकी सोच के साथ सीमित जुड़े हुए होते हैं, तो जो वो एक्शन लेता है वही उसके मोटिवेशन का कारण होता है। समझ रहे हैं? उसने बोला ना, इट अज्यूम दैट एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम द चॉइसेस मेड बाय हिम, कि जो उसने चॉइस बनाई है विद रिस्पेक्ट टू द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। उसके पास काफी सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन थे जिसके बेसिस पे उसने क्या किया है, कुछ चॉइसेस बनाई है विच इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल इवेंट्स अकरिंग साइमल्टेनियसली विद द बिहेवियर। तो उसने कॉग्निटिव कंसेप्ट पे फोकस किया कि इंडिविजुअल है वो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन को कैसे प्रोसेस करता है। तो इसने बोल दिया कि मोटिवेशन के कितने प्रोसेस हैं, 3 पार्ट हैं। एक मोटिवेशन को उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और बोला कि इन तीनों हिस्सों को गुणा करेंगे तो बराबर किसके हो जाएगा, मोटिवेशन। उसने बोला कि मोटिवेशन के 3 हिस्से हैं और एक इंसान उन तीनों हिस्सों में अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग क्या करता है, एक्ट करता है।
कौन कौन से 3 हिस्से हैं? उसने बोला कि 3 हिस्से हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वेलेंस। EIV, EIV ध्यान से समझना, EIV एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि वो ये सोचता है कि अगर मैं एफर्ट्स करूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? वो बोलता है कि अगर मैं एफर्ट्स करूंगा तो उन एफर्ट्स से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब क्या है कि जो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊंगा। परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो मैं अपने गोल्स को क्या कर पाऊंगा बेटा? अचीव कर पाऊंगा। और वेलेंस का मतलब है कि ये जो गोल्स हैं, ये जो आउटकम है, उनको मैं कितनी वैल्यू दूंगा। कुछ गोल्स को मैं ज्यादा वैल्यू दूंगा और कुछ गोल्स को मैं कम वैल्यू दूंगा। कुछ गोल्स को मैं ज्यादा वैल्यू दूंगा और कुछ गोल्स को मैं कम वैल्यू दूंगा। तो उसने 3 चीजों के बारे में बोला। एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि जब मैं एफर्ट्स डालूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब मेरी परफॉर्मेंस और मेरे रिवॉर्ड में, ये जो मेरा आउटकम है उसके बीच में कनेक्शन है। और फिर वेलेंस में मैं ये देखता हूं कि जो मेरा आउटकम निकल के आया है उसको मैं कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उस आउटकम को मैं कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, वो आउटकम मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। वो आउटकम मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, उस आउटकम से मैं कितनी रिटर्न निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उस आउटकम से मैं कितनी रिटर्न निकाल रहा हूं। जैसे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है इधर, ये देखो। एफर्ट्स, एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एफर्ट्स। विल माय एफर्ट्स लीड टू हाई परफॉर्मेंस। इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस, क्या मेरी परफॉर्मेंस से आउटकम आएंगे। और फिर वो आउटकम, रिवॉर्ड, क्या वो आउटकम है वो डिजायरेबल है। ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे को आउटपुट मिल रहा है वो मेरे को कुछ खुशी नहीं दे रहा। एक बार होता है ना कि आप बहुत कुछ मेहनत करते हो और वो मेहनत का आपको रिवॉर्ड भी मिल जाता है, ठीक है, तब आपको ज्यादा लगता है यार रिवॉर्ड में मैंने जितना सोचा था ना उतना तो नहीं मिला। रिवॉर्ड तो मिला, लेकिन जितना रिवॉर्ड को मैं वैल्यू देने के बारे में सोच रहा था उतना तो वैल्यू मैं इसको नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी उतनी सेटिस्फेक्शन पे काम नहीं कर रहा हूँ। नॉट एज एक्सपेक्टेड। मैं ये जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। कैसे? देखो, इफ आई वर्क हार्ड विल आई गेट द जॉब डन, कि अगर मैंने काम किया तो क्या मैं जॉब करूंगा? यस। विल द रिवॉर्ड्स आई गेट विल द जॉब डन, तो क्या उससे मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे और उन रिवॉर्ड्स की मेरे लिए क्या होगी? वैल्यू। तो समझ आ गया? तो ये एफर्ट्स होता है एक्सपेक्टेंसी, परफॉर्मेंस, वेलेंस और इंस्ट्रूमेंटेलिटी और रिवॉर्ड, वेलेंस। तो इन चार्ट को इसी तरीके से बनाना है, मैथ्स और कॉलम में पेपर में पूछा जा सकता है। और जो मोटिवेशन बनती है वो कैसे बनती है? इन तीनों को गुणा करके बनती है। 2015 में एक सवाल आया था इसी से रिलेटेड, इसको गुणा करेंगे क्या करेंगे? क्या करेंगे कि इसको गुणा करेंगे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके ही हमारा सही उत्तर आएगा। मतलब किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को इस बात में कोई तकलीफ, तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, देखो ये मोटिवेशन की थ्योरी है, इसको एक बार पढ़ा दिया है तो इसके बाद इसको बार बार रिकॉल जरूर कीजिएगा। आज ही सोने से पहले एक बार सारी थ्योरीज को पढ़ लेना, कल सुबह उठोगे तो एक बार पढ़ लेना, दिन में 1-2 बार पढ़ लेना, क्योंकि 24 घंटे में अगर आप एक टॉपिक को 3-4 रिवीजन दे देते हो, सेम टॉपिक को 3-4 रिवीजन दे देते हो, तो वो टॉपिक परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाता है। इसका पार्ट बन जाता है, परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाता है। इसका पार्ट बन जाता है, वो आपकी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाता है। ओके, समझाइए, समझ आ गया? आगे की थ्योरी है हमारी गोल सेटिंग थ्योरी। अब देखो इस थ्योरी के अंदर कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है किसके द्वारा दी गई थी, क्योंकि बहुत बार पेपर में यही पूछा गया। एडवर्ड लॉक एंड गैरी पी ब्लैकमन के द्वारा ये थ्योरी थी। अब इसमें क्या बोला गया है कि हम अपने गोल्स को सेट करते हैं, उन गोल्स के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, फॉलो अप करते हैं और फिर हम उन गोल्स को क्या करते हैं? अचीव करते हैं। समझ आ गया? इन्होंने क्या बोला कि हम गोल सेटिंग वर्क्स बाय डायरेक्टिंग एंड अटेंशन, एक्शन, मोबिलाइजिंग एफर्ट्स, इंक्रीजिंग परसिस्टेंस एंड एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी टू अचीव द गोल्स। कि हम क्या कर रहे हैं? हम अपने गोल्स को सेट कर रहे हैं और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें पाथ बना रहे हैं और उस पाथ के एक एक स्टेप को हम क्या कर रहे हैं? धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं और हर स्टेप हमें एक फीडबैक दें। सिंपल, कि हमें ये मेरा गोल है, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये चाहिए, तो अब उस तक जाने का मैं एक रास्ता बनाऊंगा, उस रास्ते के अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करूंगा और फिर इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए धीरे 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 मैं उस गोल तक क्या हो जाऊंगा? पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगा उस पूरी जर्नी में तो मैं उन गोल को क्या कर लूंगा? अचीव कर लूंगा। लेकिन अगर मैं मोटिवेटेड नहीं रहूंगा तो मैं गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? तो मोटिवेशन का कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि अगर आप मोटिवेटेड रहोगे उस पूरी जर्नी के दौरान तो आप बड़े आराम से, बड़े इजीली अपने गोल्स को क्या कर पाओगे? अचीव कर पाओगे। यू विल अचीव देम इजीली। आप उन गोल्स को बड़े आराम से, बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। कैसे? यही सेटिंग में क्या बोल रहा है? द टाई गोज टू यूनिट।
set specific goals, ask supervisor to set their goals, hold performance meeting, ongoing feedback, समझ रहे हो ना, coaching, ensure focus, align reward. तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके उन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करती है। और ये थ्योरी पता है किस कंसेप्ट से आई है? मैनेजमेंट बाय MBO, मैनेजमेंट बाय गोल्स। तो ये थ्योरी उस कंसेप्ट से आई है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। किसने दिया कंसेप्ट? ये ड्रकर ने कंसेप्ट दिया था। ड्रकर, तो ड्रकर की थ्योरी को बेस बना के, ड्रकर की जो टीचिंग्स है उसको बेस बना के ये गोल सेटिंग थ्योरी को क्या किया गया है? बनाया गया। इसको गोल सेटिंग थ्योरी को बनाया गया। ठीक है, मैनेजमेंट पर। तो ये देखो बोला ना, पहले सिंपल गोल्स बनाओगे, फिर उनका फॉलो अप करोगे, फिर उसकी कोचिंग होगा। मतलब जब तक गोल्स अचीव नहीं होते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती रहेगी? अपने एफर्ट्स डालती रहेगी, अपने एफर्ट्स डालती रहेगी। और जब तक वो अचीव नहीं हो जाते हैं वो इंप्रूव करते रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे, रिमाइंडर देते रहेंगे। क्योंकि किसी भी काम को खत्म करने का या किसी भी काम को अचीव करने के लिए जो फॉलो अप है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो आप मानते हो, जो फॉलो अप होता है बेटा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो फॉलो अप होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं? गोल्स है वो आपकी प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, आपके गोल्स को चैलेंज करना है। कोचिंग मतलब, कोचिंग का मतलब वही है ना, गाइड करना, सुपरविजन देना प्रॉपर, समझ रहे हो ना, अल्टीमेट मैनेजमेंट के द्वारा। कोचिंग का मतलब क्या होता है? वही गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, सुपरविजन करना, वही होता है। गोल्स में कमिटमेंट होनी चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का होना भी क्या है? जरूरी है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो आती है आपकी एडम्स इक्विटी थ्योरी। ये बड़ा आसान। जॉन स्टेकी एडम ने एक थ्योरी दी जिसमें उसने बताया कि आपको इनपुट को आउटपुट के साथ कंपेयर करना है, और जब इनपुट आउटपुट के बराबर है वो एक आइडियल सिचुएशन। उसके अलावा जो भी सिचुएशन है वो कभी भी मोटिवेटिंग सिचुएशन नहीं है। आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हो, इनपुट है, उससे आप कितना आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो, इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारे लिए वो चीज़ कितनी सही है और कितनी गलत है। एडम्स इक्विटी थ्योरी क्या बोलता है कि अगर मैं इतने एफर्ट्स लगाऊंगा तो उससे मुझे कितनी रिटर्न मिलेगी। और हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि अगर मैं 100% इनपुट डाल रहा हूं तो मेरे को 100% ही आउटपुट मिलना चाहिए, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। ऐसा भी नहीं है कि मैंने एफर्ट्स तो कम डाले लेकिन मेरे को आउटपुट ज़्यादा मिला, या मैंने एफर्ट्स ज़्यादा डाले तो मेरे को आउटपुट कम मिला। तो दोनों ही सिचुएशंस क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। तो क्या बोल रहा है कि अगर हमें ज़्यादा मिला तो एक गिल्ट की फीलिंग आती है। तो वैसे तो किसको आती है, लेकिन इसको लगता था। आपको ज़्यादा मिल जाए तो गिल्ट फील हो जाता है, ज़्यादा से किसको दिक्कत है? आने दो, कम मेहनत में ज़्यादा मिल रहा है तो आने दो, इसको ही गिल्ट होता है। लेकिन ये बोलता है कि ऐसा होता है, कहाँ होता है, कब होता है, किसके साथ होता है, ये नहीं पता है। सब लोग खुशी होते हैं। दूसरा अंडरपेड का मतलब होता है जहाँ पर आप डिससेटिस्फाई होते हैं, तो गुस्सा चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो आउटकम है वो आपका कम है, लेकिन आपने जो इनपुट के एफर्ट्स डाले थे वो बहुत ज़्यादा। क्या किया था आपने? जो इनपुट के एफर्ट्स डाले थे वो बहुत ज़्यादा डाले थे, ये ज़्यादा होता है। और इक्विटी है वो आउटकम और इनपुट है वो बराबर हो जाता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है इक्विटी की। तो ये बोलता है कि इक्विटी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मोटिवेटेड, आप प्रॉपर्ली मोटिवेटेड फील करते हो। क्यों? क्योंकि आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हो, जितने आप एफर्ट्स डाल रहे हो उतने ही आप लोगों को आउटपुट भी मिल रहा है। जितने आप एफर्ट्स डाल रहे हो उतना ही आप लोगों को आउटपुट मिल रहा है। जितने ज़्यादा एफर्ट्स उतना आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये एडम स्मिथ की थ्योरी है। उसके बाद पोर्टर लॉलर मॉडल ऑफ मोटिवेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा एफर्ट्स उतना आपको आउटपुट। तो ये एडम स्मिथ की थ्योरी है। उसके बाद पोर्टर लॉलर मॉडल ऑफ मोटिवेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसने क्या किया, इसने विक्टर ब्लूम की थ्योरी को आगे बढ़ा दिया। इसने पता क्या बोल दिया? इसने सेटिस्फेक्शन ऐड कर दिया। इसको आपने डिटेल में नहीं पढ़ना, इसका डायग्राम भी समझ नहीं आता। बस इतना याद रखना है कि पोर्टर लॉलर के मॉडल ने EIB के साथ एक और चीज ऐड कर दी। क्या? S स्टैंड फॉर सेटिस्फेक्शन। S का कनेक्शन किसके साथ है? सेटिस्फेक्शन। तो उसने बोला कि ये जो एफर्ट्स कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, उससे परफॉर्मेंस आ रही है, उस परफॉर्मेंस के बाद मैं सेटिस्फाइड फील करूँ, कुछ नहीं करना। ई आती जो हमारी ये जो CIE थ्योरी थी ना, वेलेंस इंस्ट्रूमेंटलिटी वाली, वो बात, सॉरी ब्लूम की थ्योरी यही थी ना, हाँ यही ब्लूम की थ्योरी थी। EIB थ्योरी थी ना,
तो उसी के अंदर इसने एक नया कंसेप्ट ऐड कर दिया, दैट इज सेटिस्फेक्शन। कि सेटिस्फेक्शन है वो होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है? एक सेटिस्फेक्शन का होना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा ना कि हम अल्टीमेट तो हम सेटिस्फेक्शन के साथ ही काम कर रहे हैं। तो क्वार्टर डॉलर का मोटो कुछ नहीं है, ये ब्रूम की थ्योरी है और प्लस नया कंसेप्ट एक क्या ऐड कर दिया, सेटिस्फेक्शन ऐड कर दिया। तो ब्रूम की थ्योरी का एक लेटेस्ट वर्जन, एक न्यू वर्जन हो गया, न्यू वर्जन। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं। किसी को इस बात में कोई दिक्कत बताइए? ये क्लियर है एवरीवन? सिंपल है ना बिल्कुल, मतलब ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसके बाद आता है हमारे पास रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी, जिसके अंदर लॉ ऑफ इफेक्ट काम करते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं कि आप वही पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन का कंसेप्ट यहाँ आता है, जिसको कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी बोला जाता है। कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके बिहेवियर को बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी दी जाती है, और अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसके उस बिहेवियर को कम करने के लिए उसको डंडा मारा जाता है। कि खरगोश है, अगर वो काम करेगा तो उसको कैरेट दी जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो उसको लकड़ी से पीटा जाएगा। तो आप पॉजिटिव बिहेवियर को क्या करने की कोशिश करते हो? इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, और नेगेटिव बिहेवियर को क्या करने की कोशिश करते हो बेटा? डिक्रीज करने की कोशिश। नेगेटिव बिहेवियर को और पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। जस्ट ट्राई टू इंक्रीज द पॉजिटिव एंड डिक्रीज द नेगेटिव। पॉजिटिव है तो उसको अप्रेज करेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसे करते रहो। और जो नेगेटिव बिहेवियर होगा उसको कम करने की कोशिश करेंगे। यस, दीज आर इंपॉर्टेंट। ये होता है, समझे? पॉजिटिव है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, बहुत डिटेल में नहीं सवाल पूछे, बहुत डिटेल में इससे सवाल नहीं पूछे। थ्योरी एक्स और वाई है, ठीक है? ये अगली क्लास में मैं क्लास ऐड करवा दूँगा। अभी मार्केटिंग की क्लासेस लेंगे मंडे से, वो खत्म हो जाएगा तो स्टैट खत्म करेंगे, और साथ में बिजनेस मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों यूनिट, ठीक है? ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसे करते रहो। और जो नेगेटिव बिहेवियर होगा उसको कम करने की कोशिश करो। यस, दीज आर इंपॉर्टेंट। ये होता है, समझे? पॉजिटिव है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, बहुत डिटेल में नहीं सवाल पूछेगा, बहुत डिटेल में इससे सवाल नहीं पूछेगा। थ्योरी एक्स और वाई है, ठीक है? ये अगली क्लास में मैं क्लास ऐड करवा दूँ, बहुत डिटेल में नहीं सवाल पूछेगा। बहुत डिटेल में इससे सवाल नहीं पूछेगा। थ्योरी एक्स और वाई है, ठीक है? ये अगली क्लास में मैं क्लास ऐड करवा दूँ। अभी मार्केटिंग की क्लासेस लेंगे मंडे से, वो खत्म हो जाएगा तो स्टैट खत्म करेंगे, और साथ में बिजनेस मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों यूनिट्स एक साथ खत्म हो जाएंगे। और मैं देख लूँगा किस किस की हिंदी की पीडीएफ पेंडिंग है, वो भी आपको दे दूँगा, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो भी 15 अगस्त के बाद पीवाईक्यूज शेयर करना शुरू करें। अब थोड़ा सा अपने आप को स्पीड अप कीजिए, ठीक है? आपको लग रहा है कि काफ़ी टाइम है, लेकिन टाइम इतना नहीं है। आपको लगता है कि काफ़ी सारा टाइम है, लेकिन असल में आपके पास टाइम नहीं है। कल क्लास आई थिंक सुबह 10 बजे तो है ना? कल सुबह 10 बजे तो क्लास है।